वेलकम बैक बाबर साहब। आप कह रहे थे कि आपके आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, बाकी फरीकेन आज़ाद हैं। पट्टी कौन बांध रहा है? और दूसरी बात, सॉरी, आप कहते हैं कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उससे खैर की उम्मीद नहीं है। वो कमेटी किसने बनाई, आपने उसको कबूल क्यों किया? कमेटी तो बनी थी जब हमें उम्मीदें थी कि उस वक्त, क्योंकि उनका मैंडेट सिर्फ 1 महीने के लिए था। मार्च 2018 में जो कमेटी की नोटिफिकेशन है वो पब्लिक रिकॉर्ड है, मेरे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे भी लगा हुआ है। उसमें आप उसका आखिरी आइटम पढ़े कि कमेटी को इलेक्शन कमीशन ने हिदायत देता है कि 1 महीने के अंदर आप रिपोर्ट मुरतब करें। फिर उसके बाद उसको 2 महीने एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद लामहदूद एक्सटेंशन दे दी। देखिए, मुझे खदशा है क्योंकि ये जो केस है इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो हक़ाइक़ सामने आएंगे तो लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा जो आज शायद मालूम नहीं है। लेकिन कुछ खदशात, मुझे ऐसा खदशा नज़र आता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि इस केस की अगर तमाम हक़ाइक़, यानी इमरान खान और पीटीआई की जितनी फंडिंग हुई है, जो गैर कानूनी फंडिंग हुई, जो गैर कानूनी ज़राए से, देखें कितनी होगी, बिलियंस ऑफ रुपीज़। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ابراج ग्रुप, आरिफ नकवी ابراج ग्रुप के इमरान के बड़े करीबी दोस्त थे। जब इनकी हुकूमत बनी तो वो यहाँ इकनॉमिक फोरम्स में बैठता था एज एडवाइज़र के तौर पे। उस पे 14 अरब डॉलर की उसकी कंपनी बन गई ابراج ग्रुप। उस पे अमेरिका में केस हुआ, न्यूयॉर्क में, और उसमें ये कहा कि उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की खुद बुर्द की है। और वो मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स में ये है कि वो एक बड़ा मेजर डोनर था पीटीआई का। इमरान और पीटीआई ने आज तक इससे इनकार नहीं किया। हमने इलेक्शन कमीशन की इस कमेटी को कहा कि कम से कम आप पीटीआई से ये तो पूछें कि आरिफ नकवी ने आपकी कितनी फंडिंग की है। वो कहते हैं हम ये भी नहीं पूछेंगे। तो ये जो अकाउंट्स हैं 23, और ये जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हम कह रहे हैं कि ये जो 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स निकलवाएं, ये ऐसी उनमें हक़ाइक़ हैं कि ये बहुत तबाहकुन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के इक़्तिदार के लिए। लेकिन शायद इसमें लोगों को कुछ खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे निज़ाम को इतना शॉक मिले, सिस्टम को इतना शॉक मिले कि सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाए। मेरा ये दावा है कि जब आप एक नाक़िस, नालायक और इस किस्म की हुकूमत को जब आप लेके आते हैं, और वो जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में लेके आए हैं पिछले 2.5 सालों में और 7 सालों में केपी में, यानी पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑन कोलैप्स कर चुकी है, वर्ज ऑफ कोलैप्स नहीं, कोलैप्स कर चुकी है। ये मैं पहले दिन से, मैं पहला शख्स था जो ये कहता था कि ये तमाम मामलात एक बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा है। उस बैनुल-अक़वामी साजिश में पहला काम ये था कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कायम कर लाना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद उन्होंने जब हमारी इकोनॉमिकली हमें क्रिपल कर दिया, अब वो ऐसे मुतालबात कर रहे हैं जो हमारी कौमी सलामती पे डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट होगा। मैं अगर मज़ीद तफसील में गया तो बड़ा तूफ़ान आ जाएगा, जो मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इंस्टेबिलिटी इस तरह आती है, अगर आप इदारों को मजबूत करते हैं और इस खौफ व ख़तर से बाहर कि किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, अगर आप फैसले देते हैं, उससे इदारे भी मजबूत होते हैं, इलेक्शन कमीशन भी मजबूत होता है। और मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अब साबित कर दिया कि जब 2011 में मेरे उससे इख्तलाफात हुए तो 2 रास्ते थे। एक वो रवायती पिटा हुआ रास्ता था और एक वो अनचार्टर्ड रास्ता था जिस पे हमने चलना था कि हमने एक नई जमात, नए अकायद, नए उसके ज़रिए पार्टी को चलाना था, जिसमें पार्टी को डेमोक्रेटाइज करना था, वर्करों की कदर करनी थी, जेन्युइन लीडरशिप को आगे लाना था, अकरा परवरी को ख़त्म करना था, मेरिट को लाना था। तो उस रास्ते को चुनने के बजाय इमरान खान ने वो पिटा हुआ रास्ता चुना। इसीलिए पार्टी भी पिट गई और अब पाकिस्तान भी पिट रहा है। तो वो ये इंस्टेबिलिटी कायम करते हैं। अब ये समझने की बात है। अब इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये समझ है कि इस केस में जब फैक्ट्स के मुताबिक फैसला आ जाए, इससे इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू होगा, जेन्युइन लीडरशिप को मौका मिलेगा। क्योंकि जेन्युइन, देखें, हमारी तमाम सियासत मेरे नज़दीक, मेरे तजर्बे के मुताबिक रिग्ड है। तमाम की पूरी सियासत रिग्ड है, मैनिपुलेटेड है, टोटली कंट्रोल्ड है। और उसकी वजह क्या है कि हमारी सियासी जमातें जेन्युइन नहीं है। हमारी सियासी जमातों पे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ का कब्जा है, वो इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करती हैं
उनको आज़ाद कराने का तरीका है उनको कानून और इलेक्शन कमीशन के नीचे लाया जाए, उससे जेन्युइन काडर नीचे से उठेगा। जब जेन्युइन लीडर पार्टी के अंदर उठेगा वो वर्कर को जवाबदेह होगा। इस वक्त क्या इमरान खान वर्कर को जवाबदेह है? उसने कितनी सीईसी मीटिंग्स की हैं, कितनी पीईसी मीटिंग्स की हैं, कितनी दफ़ा डिस्ट्रिक्ट में गया वर्करों का, और ये तमाम सियासी जमातों के साथ ये मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। इसलिए जब तक पार्टी की क़ियादत वर्कर को जवाबदेह नहीं होगी, वो पार्टी का काबा किबला सिर्फ इक़्तिदार के लिए होगा, वो तब्दीली, बेहतरी और माशी और समाजी तरक्की के लिए नहीं होगा। और ये केस जो है, अगर समझने वाले समझ जाएं, इस केस को अगर आपने मेरिट पे फैसला किया, पाकिस्तान की सियासत आज़ाद होगी, आपको बेहतर लीडरशिप मिलेगी। सियासी जमात, याद रखिए, नर्सरी ऑफ लीडरशिप सियासी जमातें हैं। ये जो दावा करते हैं ना कि स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट यूनियन जो है वो स्टूडेंट लेवल पे कि यूनिवर्सिटी में क्या मसाइल हैं, हॉस्टल के क्या मसाइल हैं, क़ियादत की नर्सरी सियासी जमात है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, और वो नीचे से, और यही चाइना ने किया। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी का राज ये है कि वो लीडरशिप को नीचे से लेके ऊपर तक ग्रूम करता है, मेरिट पे लाता है, और वो फिर इक़्तिदार में आते हैं। ये काम जब तक पाकिस्तान में नहीं हुआ, हम इसी तरह रुस्वा होते रहेंगे, हम इसी तरह एक कुएं के जो मेंढक होता है घूमते रहेंगे, या अल्लाह हमें कोई मसीहा दे दे, या अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता पैदा करके, कभी भी नहीं होगा। बाबर साहब, केस है फॉरेन फंडिंग का, आप कहते हैं कि उसके साथ सिस्टम को प्रॉब्लम हो गए हैं, सिस्टम हमारा क्रिप्ट हो गया है। हुकूमत और हमारा सिस्टम, रियासती निज़ाम, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसको आप दोनों को क्यों जोड़ रही हैं कि इस केस से? नहीं, दो अलग चीज़ें नहीं है, दोनों जुड़ी हुई हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में ये ऐसे गुत्थम गुत्था है। ये इमरान खान हुकूमत, हमारे सारा निज़ाम, सब कुछ जो है ना, वो सारा सबको पता है, सबको पता है, पाकिस्तानी अवाम को सब हकीकत पता है। देखिए, ये हम कुछ छुप नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम लेने की क्या जरूरत है। और रेस जो होती है ना, दौड़, वो दौड़ इस बात की हो कि मैं आगे निकल जाऊं खुशनुदी के लिए, दूसरा कहता है मैं आगे निकल जाऊं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जेन्युइन सियासत नहीं है यहाँ पूरा निज़ाम, सिस्टम रिग्ड है, पूरी पॉलिटिक्स रिग्ड है। हमने सिस्टम को अगर आज़ाद करना है, जेन्युइन पॉलिटिक्स करनी है, हमने सियासी पार्टी पे तवज्जो देनी है। सियासी पार्टी को देखें, मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ। ये लोग कहते हैं ना कि यहाँ शख्सियात का बड़ा असर होता है, शख्सियात की। इंडिया में कांग्रेस पार्टी पसपाई पे इसीलिए गई कि वो फैमिली पार्टी बन के रह गई। बीजेपी, आप उसकी नज़रियात से 100 इख्तलाफ करें, मुसलमान दुश्मन है, हम उनसे बड़े इख्तलाफ करते हैं, उन्होंने बड़ा जुल्म किया कश्मीर में, और हमें उनके सामने मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन वो जो मोदी है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक बीजेपी की पार्टी अपने पार्टी के अंदरूनी निज़ाम के ज़रिए। इसी तरह तमाम दुनिया में होता है, तमाम दुनिया में जहाँ सियासी, अब पिछली बरतानिया ले लें, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम दावा करते हैं ना कि हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो पिछली 3 वज़ीर आज़म जो बदले हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी ने खुद बदले हैं, और 2 जनरल इलेक्शन हो गए 3 साल में। 2 बहुत अहम चीज़ें की, एक तो हमारी सियासत, सारी सिस्टम सारा, दोनों, एक तो आप हुकूमत को, सिस्टम, रियासत को जोड़ रहे हैं, आप कहते हैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं, और दूसरी तरफ हमारी सियासत, सारी निज़ाम वो क्रिप्ल्ड है, कमज़ोर है, रिग्ड है, नाज़रीन, बहुत दोनों अहम चीज़ें हैं। इस पे हम अगले अपने एपिसोड में बात करेंगे। इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारा अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, और बाबर साहब से हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफ़िज़।